नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, क्या ये माना जाए कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष फिर से पूरे सत्र को वॉश आउट करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह ने जंतर-मंतर पर मंच पर खड़े होकर ये कहा है कि अगर युवाओं की, छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तो हम संसद चलने नहीं देंगे। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर के अब तक, उनकी पहली, दूसरी सरकार में भी और तीसरी सरकार में भी ये लोग तो हर सत्र में शुरू के 10-5 दिन बर्बाद करते ही हैं देश के, संसद के। विधायी कार्य जो है वो होने नहीं देते हैं, महत्वपूर्ण बिलों को पेश तक नहीं होने देते हैं। जो देश से जुड़े हुए अलग-अलग क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन पर चर्चा नहीं होने देते हैं। यहाँ तक के जो प्रश्नकाल है और शून्यकाल है, जिसमें लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रियों को जवाब देना होता है, वो भी नहीं होने देते हैं। तो ये लगातार इस देश का दुर्भाग्य है कि संसद को ये सियासी अखाड़ा बनाए हुए हैं और उसका नतीजा वैसे वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन मैं असली तो तब मानूंगा लोगों का रिएक्शन जब इनको संसद में जाने के लायक ही ना छोड़े, क्योंकि संसद को, पार्लियामेंट को लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा गया है। लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा गया है, जहां देश के लिए कानून बनते हैं, जहां देश की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए संवाद होते रहे हैं। और उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, मुझे तो सौभाग्य है इस बात का कि दोनों सदन मैंने कवर किए हैं। तो राज्यसभा में एक समय ऐसा था जब अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां बैठा करती थी। अब उसको भी पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो नेता लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाते हैं, उनको बैकडोर से उच्च सदन में भेज दिया जाता है और वहां भी हंगामे शुरू हो गए, वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गए, वहां भी तो हाथों में तख्तियां लेकर के, मेज पर चढ़ करके संजय सिंह जैसे लोग जो हैं वो ना केवल धक्का मुक्की करते हैं, जो संसद के कर्मचारी हैं, राज्यसभा के कर्मचारी हैं उनके साथ, बल्कि मार्शल के साथ भी करते हैं। और तमाम ऐसे दृश्य हमें अप्रिय देखने को मिले राज्यसभा में, जो कभी उसकी कार्रवाई को लेकर के कल्पना में भी नहीं सोचता था कोई कि उच्च सदन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इन लोगों ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। और जो कुछ ये जंतर मंतर पर चल रहा है, इसे मैं लगातार अपने शो में भी तमाशा कहता आ रहा हूं। ये तमाशा ही है और कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि नीट हो या तमाम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, पहली बार पेपर आउट हुए हैं क्या? मैं तो बल्कि रिसर्च कर रहा था इसको लेकर के, और मुझे एआई ने ही 90 के दशक से पहले के भी आंकड़े दे दिए निकाल करके कि तब भी अलग-अलग राज्यों में भी हो रहा था और जो केंद्रीय स्तर पर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, इनमें भी पेपर आउट हो रहे थे। किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या उस समय? किसी ने भी दिया हो? और अशोक गहलोत की सरकार के समय भी कितने पेपर आउट हुए थे? किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। अभी क्यों ये सब किया जा रहा है तमाशा? तो जानबूझ करके ये सब हरकतें की जा रही हैं। और केवल ये मसला अंजुल जी एक संसद सत्र के शुरू होने से पहले का नहीं है। आप ये देखिए
कि नवंबर 2020 में वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर दिल्ली में वो आंदोलन शुरू किया गया था, तथाकथित किसानों का, नवंबर 2020। और चुनाव कब थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में? फरवरी 2022 में होने वाले थे। तो उसके करीब पौने 2 साल पहले इन्होंने ये आंदोलन डिजाइन किया था। बाद में आपको याद होगा, योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, हमने तो हैवी रोड रोलर भी चला दिया था। अगर अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं करवा पाए ठीक से और फील्डिंग नहीं करवा पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो वहां जाकर के उनकी जगह ये कर नहीं सकते थे। तो वो जो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था, वो एक तो पंजाब जीतने के लिए कांग्रेस के द्वारा, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चलता करने के लिए और अखिलेश यादव की सरकार बनवाने के लिए पिच तैयार की जा रही थी। तो ये भी जो कुछ तमाशा हो रहा है ना जंतर मंतर पर, ये 2027 के पंजाब के भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी चुनाव के लिए फिर से पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर, जैसे आपने टाइमिंग की बात की ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में वो जो एफसीआरए बिल है अमेंडमेंट्स के साथ, जिसको लेकर बड़ी एनजीओस में, कांग्रेस में सबको मिर्ची लगी हुई है, वो बिल भी पेश हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ये जो कॉकरोच गैंग है इसको बैठाया गया ताकि इसकी आड़ में संसद सत्र को बाधित किया जाए, और वो इंपॉर्टेंट बिल जिसमें ये भी है, परिसीमन भी हो सकता है, ये बिल दोबारा पेश ही ना हो पाए? आपको लगता है कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश इसलिए हो रही हो क्योंकि ये कॉकरोच तो सर रायता फैलाने के लिए काफी है ना, तमाशा तो हो ही रहा है। ये तमाशा किस लिए हो रहा है, ये क्या पता ये जो बिल है इनके लिए हो रहा हो? पहली बात तो ये है कि अभी तक इस सरकार की जब जब इच्छा हुई है कि हमें ये बिल पारित कराना है, तो उसको बहुत तैयारी के साथ इन्होंने पेश किया है और पारित भी करा लिया है। तो इस तरह के तमाशों से, इस तरह के पाखंड से विधेयक तो नहीं रुकेंगे, सरकार के कदम तो नहीं रुकेंगे। और ये कैसे कैसे चेहरे हैं जो वहां पहुंच रहे हैं? अरुंधति राय, वृंदा करात, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा और सोनम वांगचुक तो बैठे ही हैं अनशन करने के लिए। तो कौन है ये सारे चेहरे? इनकी पहचान किस लिए है? अरुंधति राय डे वन से इस सरकार को कोसती रही है, इसके खिलाफ, और जम्मू कश्मीर को लेकर के भी विश्वमन करती रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वृंदा करात तो सब जानते हैं कि ये प्रणय रॉय की साली भी हैं, प्रकाश करात की बीवी भी हैं, वामपंथन है घोषित रूप से। संजय सिंह तो तमाशा करने के लिए मशहूर है, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। योगेंद्र यादव को तो मुझे परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। वो किस तरह के, वो तो कहीं अगर रिक्शे वालों का भी आंदोलन होता है तो वहां भी पहुंच जाते हैं आंदोलन चिकनी चिकनी बातें करने के लिए और उनकी पूरी रिसर्च बेस समस्याएं गिनाने के लिए। लेकिन ये सारा ज्ञान तत्व इनको अभी प्राप्त हुआ है 2014 के बाद। प्रशांत भूषण की विशेषताएं क्या गिनाएं? वहां से लतखोरी के शिकार होकर के निकले थे ये दोनों, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एक लड़के ने इनके दफ्तर में ही घुस करके मुक्कालात कर दी थी इनके साथ। हालांकि मारपीट के हम लोग खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? आप जो एक्सट्रीम लाइन लेते हैं तो लोगों को आप एक तरीके से उनका गुस्सा भड़काने के लिए भी तो जिम्मेदार आप ही हैं। सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई की धर्मपत्नी जी और टीएमसी की राज्यसभा की सदस्य। महुआ मोइत्रा, वो तो मशहूर हैं मोदी सरकार को गरियाने के लिए, गाली देने के लिए, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी।
और यहाँ भी क्या चल रहा है, जंतर मंतर पर भी क्या चल रहा है। ये जो जुनैद भाई और वो नाश्ता भी और लंच भी और डिनर भी और आइसक्रीम भी और खीर भी बांटी जा रही है, कौन है ये? कोई धर्म काज करने के लिए तो वो इतना बड़ा डोनेशन दे नहीं रहे हैं या इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एजेंसियां अपना काम कर रही होंगी कि भाई कहाँ से ये पैसा आ रहा है, इसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी होगी। लेकिन ये लोग जहां भी कहीं मोदी जी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ इस तरह का कोई ठैया बना करके धरने पर बैठता है या अनशन का एक पूरा जो है उपक्रम करता है, वहां इस तरह के डोनेशन देने वाले पहुंच जाते हैं। आपको याद है अंजू जी, जब वो 13 महीने का आंदोलन चला था तो शुरू में सिख और मुस्लिम दोनों मिल करके वहां भंडारे लगा रहे थे। होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना जो है उसमें डोनेट कर सकता है, मदद कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक खिंचवा सकता है। नुकसान किसका हुआ था? जब नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया कि हम राष्ट्र हित में इनको वापस ले रहे हैं, हमें दुख है कि हम कुछ किसानों को, किसान संगठनों को समझाने में नाकाम रहे। नुकसान हुआ इस देश के 88% सीमांत, लघु और छोटे किसानों को, क्योंकि उनकी आय, उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए ही 3 कृषि कानून लाए जा रहे थे। और जो आड़तियों का एक तरफा कब्जा था पूरी व्यवस्था पर, उसको खत्म करने के लिए लाए थे। लेकिन देश आगे बढ़े, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़े, किसानों का घर भरे, तो ऐसा पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं देशी विदेशी तमाम ताकतों के। वो तो चाहते नहीं ना कि भारत आगे बढ़े, प्रगति करे और अलग अलग जो सेक्टर हैं उनमें तरक्की हो, आत्मनिर्भर बने। तो इसलिए तमाम साजिशें जो हैं वो एकजुट होकर के लग जाती हैं। जंतर मंतर पर भी यही दिखाई दे रहा है। भला हो इस बार सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का कि शुरू के 2 दिन में ही उनको सुनने को मिल गया कि ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, हल्ला मचाना शुरू किया, तो उनको थोड़ी गैरत आई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। वरना ये तो यहाँ पूरा रायता बिखेरने के चक्कर में आए थे। ये वांगचुक भी कोई सेवा भाव से यहाँ आकर के बैठा है क्या? उसको पता है कि दिल्ली में अगर वो अनशन करेगा तो उसके पास मौका है एक और अन्ना हजारे बनने का। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वो दौर ही अलग था। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की थी, और उस सरकार के माथे पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के, घोटालों के कलंक लग चुके थे। आज की सरकार के तो माथे पे ऐसा कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है। इसने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इसके तो मंत्रियों पर भी इस तरह का कोई दाग नहीं है। तो जन भावनाएं आपके साथ जुड़ कैसे सकती हैं? उस समय तो बड़े से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, जवान और बच्चे तक तिरंगा अपने कंधों पर लेकर के सड़कों पर उतर पड़े थे। दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु, कलकत्ता, चंडीगढ़, आपके मुंबई से लेकर के मद्रास तक, चेन्नई तक, हर जगह। तो वो चीजें तो भूल जाइए कि इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई जन आक्रोश पैदा कर सकता है कोई। ये जैन जी कह करके डकार मार रहे थे ना राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे लोग, और ये बड़ा हल्ला मचा रहे थे कि 2 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं ऑनलाइन। अभिजीत दीपके के कहाँ है वो 2 करोड़ से ऊपर के फॉलोअर्स इनके? आ गए क्या? और जैन जी करके डकार मार रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो वो जैन जी तो दिखाई दे नहीं रहा, वहां रंग बिरंगे कॉकरोच जरूर दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के। तो उनसे आप सत्ता पलटेंगे मोदी जी की?
सर, यहाँ पर एक चीज़ और मज़ेदार ये है कि शुरुआत से कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी का ही प्यादा है। बाहर जब ये गया था पढ़ने के लिए तो भी इसने बड़ा लंबा-चौड़ा एक अ, एक्स पर पोस्ट डाला था कि मेरी बड़ी मदद की है सिसोदिया ने। और ये जब वापस लौट के आया, जिस तरह से हर शहर में सर इसने शुरुआत में प्रदर्शन किए, तो 1 घंटे के प्रदर्शन में या हम कह लें पूजा करवाने में भी सर कितने पैसे लग जाते हैं, तो इनको फंडिंग तो कहीं बाहर से हो रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं बाहर से पैसा आ रहा है तभी तो बिरयानी आ रही है सर, ब्रेड आ रही है, बटर आ रहा है, समोसे आ रहे हैं, सब कुछ तो आ रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि जो अनशन पर बैठा शख्स है, सोनम वांगचुक, वो कितनी बार मंच से बोल चुका है कि आप 1 दिन के लिए मेरे साथ अनशन पर बैठिए। वहाँ तो सर 2 करोड़ क्या 200 लोग नहीं होते हैं। सिर्फ खाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। और अब तो संजय सिंह उस मंच पर चढ़कर जिस तरह से बोल रहे थे, उसके बाद तो कोई शक नहीं रह गया सर, कोई शुबह नहीं रह गया कि आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे धरने के पीछे है। देखिए, मैं कुछ आपको दृष्टांत बता देता हूं और दर्शकों की समझ में भी ये चीजें आ जाएंगी। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था और अब गिरफ्तारी तब गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तो आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं, जिनमें सौरभ भारद्वाज से लेकर के आतिशी मार लेना और तमाम लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अगर केजरीवाल जी के ऊपर हाथ डाल दिया मोदी सरकार ने तो पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी, पूरे देश में जो है आक्रोश देखने को मिलेगा। इस तरह का माहौल बना रहे थे ये। और जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन कहीं कोई असामान्य गतिविधि दिखी क्या? सब अपने दफ्तरों को जा रहे थे, सब अपने कामकाज पे जा रहे थे, सब अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई चुईया भी सड़क पर नहीं आई। मनीष सिसोदिया, ध्यान है, जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो खुली जीप में और बहुत सारे आपिये इधर उधर झंडे लेकर के एक बड़ा जुलूस सा निकाला जा रहा था कि जैसे पता नहीं कितने बड़े मिशन पर ये आदमी जा रहा है। शराब घोटाले की तो बात ही नहीं करते थे। दुनिया के ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने क्रांति ला दी दिल्ली में, वो क्रांति का भी भंडाफोड़ हो गया बाद में। वो टूटे फूटे और घोटाले से बनाए गए कमरे और वो सब, टॉयलेट को भी कमरे घोषित कर दिया था, तो वो सारी चीजें बाद में समझ में आई, लोगों के सामने आई। और सबसे बड़ा घोटाला तो फिर शीश महल सामने आया। तो कहने का आशय ये है कि इन लोगों को ये गलतफहमी थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही लोकप्रिय पर्सनैलिटी है और इनको तो अगर गिरफ्तार कर लिया भ्रष्टाचार का नाम लेकर, शराब घोटाले का नाम लेकर, तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा दिल्ली में। कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अंजू जी, नवाब मलिक गिरफ्तार हुआ, अनिल देशमुख गिरफ्तार हुआ, संजय राउत गिरफ्तार हुआ। कुछ हुआ क्या वहां पर? शिवसैनिक सड़कों पर आए थे क्या उनके समर्थन में, या एनसीपी के लोग आए हों जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया? कोई नहीं आया। बंगाल में अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुआ, पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुआ, उनकी एक सहयोगी थी वो गिरफ्तार हुई, एक और मलिक थे वो गिरफ्तार हुए। कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई किसी के समर्थन में आया नहीं, किसी ने छाती नहीं पीटी। इसका मतलब ये है कि इस देश के जो आम आदमी, जो वाकई आम आदमी हैं, इनके जैसे नहीं, अगर उनके भेजे में ये बात समा गई कि ये लोग आवरण तो ओढ़े हुए हैं, बड़े ईमानदार होने के, कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, लेकिन ये जो एक पारंपरिक पॉलिटिशियन थे उनके भी गुरु निकले लूटपाट, भ्रष्टाचार और घोटालों में, तो इनका साथ क्यों दिया जाए? जो तमाशा राहुल गांधी से जब पूछताछ कर रही थी ईडी और उनकी मम्मी से कर रही थी, 3 दौर की और 5 दौर की राहुल गांधी से, जो जो तमाशा इन लोगों ने करवाया वो अपने वर्कर, अपने कर्मचारी, अपने कार्यकर्ता ला करके करवाया था दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन आम पब्लिक में क्या था? अगर इनके प्रति कोई सहानुभूति होती तो उसके बाद तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुके ना दिल्ली में। कोई सीट मिली क्या इन्हें?
तो ये सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं कि भाई भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच अगर आपके खिलाफ हो रही है तो कोई सहानुभूति आपको नहीं मिलने वाली है। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, मयंक हारे, वो क्या नाम है उनका पूरा, जो थोड़ा सा पैर से अपाहिज हैं, गोपाल, क्या नाम है गोपाल उसका? हाँ, गोपाल ही ना, गोपाल राय। तो वो सारे हारे ये। और अरविंद केजरीवाल का एज चीफ मिनिस्टर हारना क्या शो करता है? आम आदमी पार्टी का बहुत बुरी तरीके से हारना दिल्ली में, और लगभग वही हालत पंजाब में होने जा रही है। क्योंकि पंजाब की जनता को तो आपने झांसे में रखा है ना, धोखे में रखा है। उस समय तो विकल्पहीनता थी पंजाब के लोगों के सामने। अकाली दल को देख लिया था, कांग्रेस का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी तब तक, वहां तैयार अभी भी नहीं है, लेकिन विकल्पहीनता के चलते आम आदमी पार्टी को उन लोगों ने आजमाया। अनुभव बहुत खराब रहा। धर्मांतरण वहां चल रहा है, ड्रोन से हथियार फेंके जा रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी हो रही है, इसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, आतंकवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। यानी पंजाब में तमाम तरह की वैसी ही समस्याएं हैं। और ये लोग, इनके मुख्यमंत्री साहब, वो तो सदन में खड़े होकर के झूमते हुए दिखाई देते हैं। उनकी वीडियो वायरल होती है जिस पर जत्थेदार जो है वो उनको सजा भी सुनाते हैं कि ये सिख गुरुओं के का अपमान करने के दोषी हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है अंजू जी कि इन चीजों से उबरा कैसे जाए, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है ना कि भाई लोकसभा चुनाव में थोड़ा झटका जरूर लगा बीजेपी को, लेकिन तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। और उसके बाद वो हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, बिहार जीत गए, बंगाल जीत गए, तो उनको रोकेगा कौन और कैसे? एक सनातनी लहर है इस समय, एकजुटता है, तो हमारे कहने पर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता तो शून्य है। हम तो कहीं भीड़ भी जुटाते हैं अगर सभा के लिए या किसी रोड प्रदर्शन के लिए, तो उसके लिए भी भुगतान करना पड़ता है, ठेकेदारों के जरिए किसी तरीके से लोंडे लफाड़ों को बुलाना पड़ता है हायर करके जी। तो जंतर मंतर पे जितने भी लोग आके बैठेंगे एक माहौल तो बनाएंगे। यहाँ मीडिया तो है, यहाँ पार्लियामेंट तो है, तो एक माहौल बनाओ और माहौल बना करके फिर से वापसी करने की कोशिश करो। तो वही कुल मिलाकर के प्रयास दिखाई दे रहा है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो पंजाब में उनकी हालत होने वाली है उससे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भी ये सब नौटंकी कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये संजय सिंह कहते हैं कि छात्रों के मुद्दों पर अगर मोदी सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया, सर छात्रों का मुद्दा कौन सा है? नीट की परीक्षा जो है वो दोबारा हो गई और नीट के छात्र जेनजी परीक्षा देकर आगे बढ़ गए। ये कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं सर? और जितने लोगों के नाम आपने गिनाए जो वहां पहुंचे हुए हैं, वो कौन से युवा है, कौन से जेनजी है सर? किन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये लोग? जिस दिन इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, धरना शुरू किया था, उसके अगले दिन ही नीट की परीक्षा थी देश भर में। ठीक है, तो भाई वो जैन जी वहां परीक्षा दे रहा था या जंतर मंतर पे इकट्ठा था? और यहां जैन जी तो नहीं दिखाई दे रहा, ना स्टूडेंट दिखाई दे रहे, यहां तो रंग बिरंगे कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किस्म किस्म के लोग हैं और उनका एजेंडा क्या है उनके भाषणों से देख लो। अब ये अभिजीत दीप के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है एक साफ सुथरा सा टॉयलेट भिजवा दो।
सर, जिस स्टाइल में वो कह रहा था कि क्या सोनम वांगचुक को अधिकार नहीं है कि उनके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट यहाँ पर आ जाए? सर सोचिए कैसी बातें हो रही हैं। और सर जिस तरह से वो टॉयलेट जाते हैं पीला थैला हाथ में लेकर और 8-10 लोगों का हाथ पकड़कर और फिर एक झुरमुट सा बनाया जाता है, सफेद पर्दा लगाया जाता है। सर उससे तो साफ लगता है पता नहीं अंदर वो क्या कर रहे हैं। वो सच में टॉयलेट जा रहे हैं, इतना तो पानी भी नहीं पी रहे होंगे सर। तो करने क्या जा रहे हैं? पता नहीं बर्गर खाने जाते होंगे या बिरयानी जो वहाँ आती है। इनके बौद्धिक स्तर का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां पर पुलिस अधिकारियों से ये झगड़ा करता हुआ दिखाई देता है और पुलिस अधिकारी ने कहा आकर के कि अनऑथराइज्ड तरीके से आप यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना नहीं कर सकते, इसकी कोई परमिशन आपको नहीं है। तो वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सी परमिशन है। तो धर्मेंद्र प्रधान एक तो यहाँ आकर के लाइब्रेरी नहीं लगा रहा, नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान के बारे में इतनी तमीज तो होनी चाहिए, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि वो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनको किसी पुलिस की परमिशन पड़ेगी क्या? कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके सिखाए हुए हैं, इनका अपना बौद्धिक स्तर क्या है, सोच क्या है, दिशा क्या है, कार्यक्रम क्या है, इनको खुद ही पता नहीं है। अच्छा, वहां कभी मंच पर ये जो मैं भद्दे तो नहीं कहूंगा लेकिन आजकल के म्यूजिक पर जिस तरीके के डांस करते हैं इनके संगी साथी जो इनके करीबी हैं, वो देख करके हमें लगता नहीं कि ये सीरियस कोई मूवमेंट कर रहे हैं या इनके बराबर में कोई अनशन पर आमरण अनशन पर पड़ा हुआ है। भाई अगर कोई आमरण अनशन पर लेटा हुआ है और वो दुखी भी है तुम लोगों की हरकतों से, वो कह भी रहा है कि यार तुम लोग ठूस ठूस के खा रहे हो, मेरी पीड़ा की बात ये है कि मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ और तुम लोग पकोड़े भी खा रहे हो, कचौरी भी खा रहे हो, पराठे भी खा रहे हो, केले भी खा रहे हो, खीर भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी झाड़ रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो और ऊपर से डांस कर रहे हो उसके छाती पे चढ़ के। तो आया तो था वो आदमी अन्ना हजारे बनने के लिए, दूसरा अन्ना हजारे बनने के लिए, लेकिन उसको क्या-क्या देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि फँस गया है वो भी फँस गया और ये अभिजीत दीपके भी फँस गया है। वरना अच्छा खासा वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था अमेरिका की, पता नहीं किसने इसका दिमाग खराब किया और इसको समझा दिया कि तू बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, तेरे 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसको बार-बार जो है वो वीडियो पे आकर के, कैमरों पर आकर के अपील करनी पड़ रही है। एक कोई और प्रदर्शन होने वाला था, पुलिस ने कहा कि आप थोड़ा एक तरफ सिमट जाइए। यहाँ एक और प्रदर्शन की इजाज़त दी है दिल्ली प्रशासन ने, तो उनसे झगड़ रहा था पुलिस वालों से कि नहीं-नहीं संडे में ही तो हमारे लोग आते हैं, संडे में ही आपने किसी दूसरे प्रदर्शन के लिए इजाज़त कैसे दे दी? मतलब आपको प्रदर्शन करने का हक है, दूसरों को नहीं है। तो ये तो लेकिन दरिद्रता है। सर ये तो दरिद्रता है, लेकिन एक चीज़ और है, आप देखो एलजीबीटी के लोग इस उसमें घुस गए हैं, कैसे-कैसे नारे लगते हैं मंच से, ऊपर से नारे लग रहे हैं, उमर खालिद को ज़मानत मिल जाए, शर्जील इमाम को ज़मानत मिल जाए। सर, ये किस तरह का धरना है? आज़ादी के नारे लग रहे हैं, वो एसएफआई के लोग, वो जो ब्रांड है, जेएनयू का वो जो डफली गैंग है, वो यहाँ पहुँचा हुआ है सर। तो ये और जिस तरह से बिरयानी बाँटने के लिए यहाँ पर जमाती पहुँचे हुए हैं सर, सीधा-सीधा लगता है ये मोदी के खिलाफ एक और बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सर इनका टोपी वालों का वहाँ पहुँचना बहुत कुछ दर्शाता है सर। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बिरयानी के लिए, ब्रेड के लिए, पकौड़ों के लिए, खीर के लिए कैसे पैसे आ रहे हैं सर? कौन है जो इनको फंड कर रहा है? मैंने जो रंग-बिरंगे कॉकरोच कहा था वो इन्हीं के लिए कहा था जिनका नाम आप ले रही हैं कि ये वहाँ पहुँच रहे हैं और जेएनयू का वो पूरा ढपली गैंग वहाँ पहुँच जाता है जब उनको थोड़ा फुर्सत सी मिलती है। वो भी अपने अंदाज में वो सब अपना नारे यहाँ भी लगाते हैं, फलाँ के लिए आज़ादी, ढिमकाने के लिए
आज़ादी, ये चाहिए आज़ादी और वो चाहिए आज़ादी। तो भैया स्टूडेंट्स के लिए, नीट की परीक्षा के लिए, इनके सीबीएसई के लिए, तमाम दूसरी चीज़ों के लिए आए हो या आज़ादी के लिए आए हो? या दूसरे कोच लेकर के आए हो शर्जील इमाम और उमर खालिद की? पहले तो यही बता दो। या वो जो जुनैद और दूसरे लोग आपको 3 टाइम भोजन परोस रहे हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि शर्जील इमाम और उमर खालिद वो रिहा होने चाहिए। तो इनकी एक ठीक-ठाक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर इन लोगों में इतनी अकल नहीं है या इनको बैठाने वालों में इतनी अकल नहीं है कि भई आप टकरा किससे रहे हो? आंदोलन किसके खिलाफ करवा रहे हो? तो फिर फिज़ूल है ना सारी चीज़ें। वो 13 महीने का भी यहाँ आंदोलन करा के देख लिया। शंभू बॉर्डर पर तो 13 महीने से और ज़्यादा आगे खिंच गया था मामला। वहाँ वो याद है आपको हरी पगड़ी वाला जो एक वृद्ध सरदार था, वो कह रहा था, "ओ मंदिर के चलते मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ऊँची चली गई। टाइम माड़ा है, थोड़ा है।" और लोकसभा चुनाव से मैं कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में अब टाइम माड़ा रह गया, थोड़ा रह गया और ये काम हमें करना है, यानी लोकप्रियता नीचे लानी है। याद है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना ये 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 भाड़े के लोग मिल जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता तो बची नहीं है। उनके कहने पे तो कोई आने को तैयार नहीं है। तो वो पैसा खिलाते हैं, मैनेज करते हैं और प्रबंधकों के ज़रिए, मैनेजरों के ज़रिए ऐसे लोगों को कभी शंभू बॉर्डर पर, कभी यहाँ शाहीन बाग। 3 जगह। हाँ, शाहीन बाग का भी, वो तो हम भूल ही जाते हैं, 100 दिन से ज़्यादा चला था और अगर कोविड ना होता तो शायद और लंबा खिंचता। तो 3 जगह उस समय भी ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी ये बैठे थे टिकैत वगैरह और उधर टटीरी बॉर्डर पर हरियाणा के लोग लाके बैठाए थे और कुंडली बॉर्डर पर पंजाब से आए हुए लोग बैठाए थे। अच्छा, वो शंभू बॉर्डर से आगे फिर मोदी सरकार ने इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिए, मनोहर लाल खट्टर को कह दिया कि इनको वहीं रोक दो, जो भी इंतजाम करना है करो, कि भई ये आएँगे दिल्ली में फिर नरक करेंगे। और मैं अपने प्रोग्राम में बार-बार कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक बार कहा था कि ये 2 स्टेट, बल्कि अब 3 स्टेट हो गए। एक तो हरियाणा का जनादेश। देखिए हरियाणा की जनता ने कितना बड़ा उपकार किया है इस देश पे। अगर तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बना करके कांग्रेस की सरकार बनवा देते, तो पंजाब से आने वाले उत्पातियों को रोकने वाला कोई नहीं था। वो रोज आकर के दिल्ली में तमाशा करते, यहाँ नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया उसको अलग तरीके से उछालता पूरी दुनिया में और मोदी सरकार को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जाती। दूसरा स्टेट महाराष्ट्र, एक कमाऊ स्टेट, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट, जिसको हम आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई। वहाँ तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय भी हैं और दूसरे गतिविधियाँ भी वहाँ से होती हैं। अगर इनके हाथ में वो स्टेट आ जाती, तो इनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती। और तीसरा स्टेट बंगाल। बंगाल में अगर चौथी बार भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई होती, तो उसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाने से कोई नहीं बचा सकता था इस बार। और हिंदुओं का वैसे ही पलायन हम देखते, जैसा जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में हमने देखा था। ये 3 स्टेट की जनता ने राष्ट्र के व्यापक हित में बहुत सोच समझ करके ठंडे दिमाग से फैसला किया है और देश को बचाने का काम किया है। सर, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जंतर-मंतर पर कब तक बैठे रहते हैं। दिल्ली पुलिस को इनका इलाज करना पड़ेगा,
क्योंकि जिस तरह का ये ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उसमें ये ज़रूर ये संजय सिंह टाइप लोग ज़रूर राज्यसभा में हंगामा करेंगे, फिर से कोई ना कोई तमाशा होगा। हर सेशन से पहले इनके हाथ में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिससे ये तमाशा करते हैं और पूरा का पूरा सत्र जो है उसको वॉश आउट करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार का ड्रामा भी नरवणे की किताब वाला आप याद कर लीजिए, फिर मणिपुर वाला मुद्दा था। तो ये मुद्दे इनके पास आ जाते हैं, ये या पकड़ लेते हैं या बना लेते हैं। तो इस पर नज़र रखने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।